नमस्ते। तो आज बात करने वाले हैं अपन न्यूक्लियर फिजिक्स। दिस इज द लास्ट टॉपिक इन मॉडर्न फिजिक्स वी हैव टू स्टडी। ओके, सो न्यूक्लियर फिजिक्स में हम न्यूक्लियस की बात करेंगे और उनकी स्टेबिलिटी की बात करेंगे। अगर मैं आपको समझाऊं कि हम क्या क्या बात करने वाले हैं, तो स्टार्टिंग अपनी होगी सिंपल न्यूक्लियस से, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, पार्टिकल्स कौन कौन से हैं, डेंसिटी क्या है न्यूक्लियस की, बेसिक बेसिक बातें करेंगे। फिर न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी पर शिफ्ट हो जाएंगे, और उनमें से जो अनस्टेबल न्यूक्लियाइज हैं वो स्टेबल न्यूक्लियाइज में कन्वर्ट होते रहते हैं। ठीक है, और उस प्रोसेस को बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। तो फिर अपना फोकस शिफ्ट हो जाएगा रेडियो एक्टिविटी पे। ठीक है, और रेडियो एक्टिविटी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है। ठीक है, तो अगर आप अभी लेक्चर देख रहे हैं और आपको फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स आप पूरा भूल गए हैं, तो मैं एडवाइस करूंगा कि आप फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पहले पढ़ लें, फिर रेडियो एक्टिविटी वाला पार्ट लेक्चर का देखें। ठीक है, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के बारे में सबसे पहले मैं एटम में ही बता चुका हूं आपको। न्यूक्लियस के बारे में ये जो टर्म है किसने दिया था? रदरफोर्ड ने। ठीक है, तो न्यूक्लियस के बारे में सबसे पहले बात की थी रदरफोर्ड। वही उनका अल्फा पार्टिकल बम्बार्डिंग वाला एक्सपेरिमेंट जो गोल्ड फॉइल के ऊपर किया था। ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियॉन्स, जिन्हें बोलते हैं अपन, न्यूक्लियस जिससे मिलके बना होता है उसे अपन न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूक्लियॉन्स में दो पार्टिकल आते हैं आपके, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन, प्रोटॉन के बारे में बताया था सबसे पहले चैंडविक। सॉरी, गलत बोल दिया मैंने। प्रोटॉन के बारे में बताया था गोल्डस्टीन, और न्यूट्रॉन के बारे में बताया था चैंडविक। ठीक है, तो इनके नाम लिख लेते हैं अपन। तो प्रोटॉन, इट वाज गोल्डस्टीन, एंड न्यूट्रॉन चैडविक। ओके, अब इनकी प्रॉपर्टी समझ लेते हैं कि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनके मासेस क्या हैं एंड सो ऑन, इसकी बात कर लेते हैं अपन। तो प्रोटॉन, एज यू ऑलरेडी नो, प्रोटॉन को अपन न्यूक्लियर की टर्मिनोलॉजी में ऐसे लिखते हैं 1p1। आई टेल कि ये 1p1 क्या है। ठीक है, ये 1 1 क्या दिखा रहा है, विल टॉक अबाउट। मास ऑफ प्रोटॉन की बात करते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन। तो मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.6746 इंटू 10⁻⁻⁻27 किलोग्राम। और डरना नहीं है आपको, इतना बड़ा नंबर आपको याद नहीं रखना है, बट मैं जानबूझ के लिखा हूं क्योंकि यहाँ पे हम एक टर्म की बात करेंगे, मास डिफेक्ट। मतलब यहाँ मास कंजर्व नहीं रहेगा। ठीक है, मास किस में कन्वर्ट हो सकता है? यहाँ पे एनर्जी में, एंड एनर्जी कन्वर्ट हो सकती है मास में। तो ये जो बहुत डेसिमल के आप देख रहे हैं, 6 7 प्लेस तक मैंने ये वैल्यू लिख दी है, तो डिफरेंसेस जो आएंगे वो बहुत माइन्यूट से आते हैं। ठीक है, तो अगर आपने सिर्फ 1.67 सोचा तो आपको लगेगा कि कोई मास डिफरेंस आ ही नहीं रहा है, जबकि सच में वहां मास डिफरेंस है। तो इस चैप्टर में आप मासेस बिल्कुल इस तरीके से आपको एग्जाम में दिए जाएंगे, डोंट वरी, आपको ये रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन की बात अच्छा, चार्ज की भी बात कर लेते हैं। प्रोटॉन एक चार्ज पार्टिकल है जिसके पास चार्ज होता है इक्वल टू ई, एंड ई ऑलरेडी यू नो इज 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। ठीक है, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन को सिंबॉलिकली लिखते हैं अपन 0 and 1। ओके, एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है थोड़ा सा ज्यादा इससे, 1.6726231 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है, this is neutron, as you know, is a neutral particle, so charge on neutron is 0. There is no charge on neutron, it's a neutral particle.
Okay, so mass of neutron is little greater than mass of proton. Means in our earlier calculations of atoms हमने उन्हें क्या ही ले लिया था, इक्वल, और गलत भी नहीं है. ये डिफरेंस मैंने क्यों दिखाया है, क्योंकि अगर हमारे पास ऐसे टर्म आ जाए जिसमें हम मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ प्रोटॉन फाइंड करना चाहें, देन देयर विल बी अ डिफरेंस. ओके, सो अच्छा, मैंने ये एक्चुअली उल्टा लिख दिया है, सो मुझे वापस लिखना पड़ेगा. ये मेरा मास ऑफ न्यूट्रॉन था, ठीक है, तो इसे अपन करेक्ट कर लेते हैं. सो मास ऑफ न्यूट्रॉन है अपने पास 1.67. Here I am writing for proton 26231, and here for neutron 49286. Now it is okay. ठीक है, so ये करेक्ट कर लीजिएगा. So ये जानकारी हो गई आपकी न्यूक्लियस की. अब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन एक न्यूक्लियस का कैसे करते हैं. एक न्यूक्लियस, आपके पास कोई भी न्यूक्लियस है, सो सपोज न्यूक्लियस ऑफ atom X is represented by this way, ZXA, or you write like ZXA. Here Z and A you already know from your chemistry. So Z is called atomic number, means it is the position number in the modern periodic table. ठीक है, and A is your mass number. अब एक एक करके अपन इनके बारे में जान लेंगे कि ये क्या बताते हैं. तो जैसा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 1p1, तो ये प्रोटॉन, ये भी न्यूक्लियस की टाइप से इसका नोटेशन लिखा हुआ है. मैं समझाऊंगा कि ये 1101 क्या है, आगे आपको पता चलेगा. ठीक है, इसे न्यूक्लियर रिएक्शंस में अपन इस तरीके से इनको शो करते हैं. तो इतना लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं. अब नीचे लिखिए, एटॉमिक नंबर जो है वो बताता है आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या बताता है आपको, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. और एक एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतनी ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन. ठीक है, एटम की बात कर रहा हूं मैं, आयन की बात नहीं कर रहा हूं. ठीक है, तो लिखिए ये बात, number of protons in a nucleus is equal to Z. So number of protons, ठीक है, and A ये होती है number of nucleons, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स. ठीक है, अब नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स में क्या आएगा आपका, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. न्यूक्लियॉन्स की बात करें अगर अपन तो, ठीक है, तो आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर आपको कभी निकालने हो तो कैसे आएंगे, A माइनस Z. ऑलराइट, so mass number minus atomic number will be your number of neutrons. Mass number is number of nucleons, atomic number is number of protons. और आप ये बात नोट में लिख लें, in an atom number of electrons is equal to number of protons. Now 1 AMU atomic mass unit, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं. Why this AMU term is defined, क्योंकि ये जो मासेस है वो किस ऑर्डर के आ रहे हैं SI सिस्टम में, 10 to the power minus 27 के ऑर्डर के. तो हर बार इतना बड़ा नंबर लिखना 10 to the power 27, इसकी वजह हमने क्या डिफाइन कर दिया, एक नया यूनिट डिफाइन कर दिया, एटॉमिक मास यूनिट. जैसे आप बोल देते हो कि हीलियम का मास 4 है, 4 आप बोलते हो ना कि मास नंबर 4 है उसका, तो जब अपन मास लिखते हैं वहां पे तो 4 AMU होता है, एक हीलियम एटम का जो मास है. ओके, सो लेट्स राइट 1 AMU. व्हाट इज 1 AMU, लिखिए. इसकी डेफिनेशन है, आपने पहले भी पढ़ी होगी, कार्बन 12 के रेफरेंस में डिफाइंड है, C12. तो लिखिए 1 AMU इज
1/12th, 1 AMU is 1/12th of mass of one atom of 6C12, mass of one atom of 6C12. ठीक है, so 1 AMU is equal to 1/12 of mass of atom of 6C12. अब ये लिखना बहुत जरूरी है 6C12, क्योंकि कार्बन के आइसोटोप्स भी हो सकते हैं, मतलब सेम कार्बन एटम रहेगा, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहेंगे, बट नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है. सो इट इज 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ 6C12, इसे बोलते हैं अपन 1 AMU. ऑलराइट, एंड 1 AMU की जो वैल्यू है वो निकल के आती है, let me write the value of 1 AMU for you. It is 1.6603 into 10 to the power -27 किलोग्राम. ठीक है, जैसे अपन रफली क्या लिख देते हैं, 1.67 के इक्वल कर देते हैं. हालांकि मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो 1 AMU से थोड़ा ज्यादा होता है. ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि आपका जो मास ऑफ प्रोटॉन है ऑलमोस्ट इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन है, और इसे क्या लिखा जा सकता है, 1 AMU. ऑलराइट, तो यहां तक की ये कहानी आपको समझ में आ गई. अब मास नंबर कैसे डिफाइंड है, लिखिए मास नंबर कैसे डिफाइन करते हैं. एटॉमिक नंबर तो क्या है, पोजीशन नंबर ऑफ एटम इन द पीरियोडिक टेबल, और ये कहां से आया है, मोसलेस लॉ, जो मैंने आपको एक्सरे में बताया था. अच्छा, अब बात आती है आपके मास नंबर की. तो मास नंबर है, लिखिए, इट इज द नियरेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ मास रिप्रेजेंटेड इन atomic mass unit. तो किसी भी एटम का मास जब आप AMU में रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो कुछ सपोज 4.01357 ऐसे कुछ आ रहा है, तो उसका मास नंबर कितना हो जाएगा, 4. सी बात ये है कि मास नंबर है आपका नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, और हर न्यूक्लियॉन का जो मास है लगभग 1 AMU है, थोड़ा ज्यादा है 1 AMU से. तो जो एटम का मास आएगा वो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इंटू 1 AMU से थोड़ा ज्यादा आएगा कुछ डेसिमल्स में. तो मास नंबर आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि वो नियरेस्ट इंटीजर है जब आप एटम के मास को किस में एक्सप्रेस करते हैं, AMU में. तो इसका फायदा क्या हो गया आपको, कि अगर मास नंबर पता है तो आप उस एटम का मास थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन के साथ लिख सकते हैं. जैसे हीलियम की बात करूं मैं, तो हीलियम का मास नंबर 4 है. यस, तो हीलियम के मास को मैं कैलकुलेशंस में कितना ले सकता हूं, 4 AMU. जहां पे मास डिफरेंसेस की जरूरत है वहां एग्जैक्ट 4 AMU नहीं ले सकता मैं, वहां पे तो मुझे 4 पॉइंट जो भी आ रहा होगा वो लेना पड़ेगा. बट अगर सिर्फ मास ऑफ हीलियम ही है, किसी के साथ डिफरेंस नहीं हो रहा है उसका, वो मल्टीप्लाई हो रहा है या डिवाइड हो रहा है, तो उस केस में मैं वहां पे कितना एज्यूम कर सकता हूं, 4 AMU. ठीक है, तो ये बात आप दिमाग में बिठा लें कि इफ यू नो द मास नंबर ऑफ एटम मींस यू नो द एटॉमिक मास ऑफ दैट एटम इन AMU. दैट इज व्हाट इट मींस. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं न्यूक्लियस. कुछ डेफिनेशंस पहले लिख लेते हैं. चलिए, आप लोगों को वैसे तो आती होंगी वो आइसोटोप्स, आइसोटोन्स वगैरह, पर एक बार के लिए लिख लेते हैं. लिखिए सम बेसिक डेफिनेशंस, और उसमें पहला लिख लो आइसोटोप्स. अब जब मैं छोटा था, जब स्कूल में ही इंट्रोड्यूस हो जाता है या आइसोटोप, आइसोटोन, है ना, तो मैं याद रखता था आइसोटोप P आ रहा है तो मतलब सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन है, फिर आइसोटोन N आ रहा है, तो इस तरीके से मैं याद रखता था. आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं. तो आइसोटोप्स क्या है आपके, आइसोटोप्स लिखे, दीज आर न्यूक्लियाइस हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. See, when I say nuclei and when I say atom, what is the difference in both of these terms? ये बहुत आएगा इस चैप्टर में, इस पर्टिकुलर टॉपिक में. तो अंतर क्या है इन दोनों में, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का. जैसे मैं जब भी बोलता हूं हीलियम न्यूक्लियस मींस
मैं किसे कंसिडर नहीं कर रहा, इलेक्ट्रॉन्स को. व्हेन आई से हीलियम एटम मींस न्यूक्लियस प्लस electrons. That is the only difference. So if I want to know what is mass of helium nucleus, what you can do, mass of helium atom minus mass of electrons. हालांकि इलेक्ट्रॉन्स का मास बहुत कम होता है ना, पर अगर एग्जैक्टनेस की बात करें तो आपको इसे क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट. ओके, एनीवे, सो लेट्स कंटिन्यू. आइसोटोप, तो these are nuclei having same number of protons but different number of neutrons. Same number of protons but different number of neutrons. Same number of protons मतलब उनका Z क्या रहेगा, सेम रहेगा, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे. तो फिर A क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा. ठीक है, जैसे 6C12, 6C14, ये क्या हो गए, आइसोटोप हो गए. और आइसोटोप्स की बात ये है कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम आती है क्योंकि दे आर हैविंग द सेम एटम. यस, एक जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उनमें न्यूक्लियस तो वैसे ही पार्टिसिपेट नहीं करते. केमिकल प्रॉपर्टीज में तो कौन पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स. इन आइसोटोप्स के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो क्या आने वाले हैं, सेम. ठीक है, तो ये बात आप नीचे लिख सकते हैं. दैट केमिकल properties of isotopes are similar. Chemical properties of isotopes are similar, but physical properties differ, are different. Physical property, it will depend on what are mass of that atom and that will depend on how many nucleons are there. Example में जरूर लिख लें 6C12 and 6C14. हाइड्रोजन के भी होते हैं 1H1, 1H2, 1H3. हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, है ना, आपने सुना होगा. ओके, अगला लिख लीजिए आइसोटोन्स. आइसोटोन्स, तो आइसोटोन्स होते हैं, दे हैव न्यूक्लियाइज विच हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, but different number of protons. अब डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर हो गया, ध्यान से सुनेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, सिंबल चेंज हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि प्रोटॉन ही सिंबल डिसाइड कर रहा है. Z बदल गया मतलब एटम बदल गया, सही बात है. तो आइसोटोन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, डिफरेंट होंगी, क्योंकि उनका Z ही बदल गया. Z बदल गया मतलब इलेक्ट्रॉन्स बदल गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बदल गए. ओके, तो लिख लीजिए एक बार, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोन्स आर डिफरेंट. अच्छा, और इनमें न्यूक्लियस भी अलग अलग है. ठीक है, तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, डिफरेंट. बस उनके न्यूट्रॉन्स सेम है. तो ये हो गया अपने पास आइसोटोन्स मींस सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. आइसोबार्स, तीसरा टर्म, आइसोबार्स. अब आइसोबार्स क्या हो जाएगा आपका, दे कैरी सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स. ओके, लिखिए न्यूक्लिया इज हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. मतलब दूसरी भाषा में बोलूं तो सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर. तो इनका A सेम रहेगा और इनके जो Z है वो डिफरेंट रहेंगे. ओके, इनकी भी प्रॉपर्टीज डिफरेंट रहने वाली है. चलिए, तो ये तीनों टर्म आपने समझ लिया, नेमली आइसोटोप्स, ठीक है, दूसरा आइसोटोन और तीसरा आइसोबार. और इस पे 10th स्टैंडर्ड के बच्चों से ये पूछे जाते हैं 4 ऑप्शन देके कि इनमें कौन कौन आइसोटोप है, कौन कौन आइसोटोन है. तो मैं उसमें नहीं जाना चाहता, अगर पूछ लिया आपसे तो आप बता देना. ठीक है, चलिए अपन आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं मास एनर्जी इक्विवेलेंस. मास एनर्जी इक्विवेलेंस, तो ये आइंस्टाइन ने दिया था मास एनर्जी इक्विवेलेंस. ठीक है, इसके डिटेल में नहीं जाना है, हमें सिर्फ रिजल्ट यूज करना है. ओके, तो वो स्टेटमेंट ये है, लिखिए m किलोग्राम मास. सबसे पहले तो ये लिख लो, मास एंड एनर्जीज आर इंटर कन्वर्टिबल. पहला स्टेटमेंट, मास एंड एनर्जीज आर इंटर कन्वर्टिबल.
अब लाइन चेंज करके लिखो, m किलोग्राम मास is equivalent to E जूल, कैपिटल E जूल एनर्जी। और रिलेशन क्या है? तो रिलेशन है आपका कि E इज इक्वल टू मास इंटू सम कांस्टेंट का स्क्वायर, एंड ये आइंस्टाइन के हाइपोथेसिस में पूरा डिटेल में है कि ये उन्होंने कहाँ से लिखा है एंड सो ऑन, पर हम उसमें नहीं जा रहे। यहाँ पे C वही एक फंडामेंटल कांस्टेंट है एंड एग्जैक्टली इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। इट डज नॉट मीन मास इज मूविंग विद स्पीड ऑफ लाइट, नो। यहाँ पे ये जस्ट प्रोपोर्शनैलिटी है, कोएफिशिएंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी मींस E इज प्रोपोर्शनल टू M, और जब इक्विवेलेंस बिठाते हैं तो उसमें किसका टर्म और मल्टीप्लाई हो जाता है? C स्क्वायर का। ओके, सो हियर C इज same number which is 3 into 10 to the power 8 meters per second square। आप देख सकते हैं डायमेंशनली इट इज इक्वल टू एनर्जी, नो प्रॉब्लम, क्योंकि मास इनटू स्पीड का स्क्वायर कर रहे हो आप। हियर दिस मास मे नॉट बी मूविंग विद दिस स्पीड c, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप आराम से सोच सकते हैं कि अगर आपकी बॉडी में जितना भी मास है वो सब एनर्जी में बदल जाए तो वो कितनी एनर्जी होगी, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि आप बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, जिससे शायद आप एक सिटी की एनर्जी रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं। ठीक है, कैलकुलेट करके देखना। बट ये किन कंडीशंस में कन्वर्ट हो सकता है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप बैठे बैठे एनर्जी में बदल जाएंगे या एनर्जी अब मास में कन्वर्ट हो जाएगी एंड सो ऑन। उसके लिए कंडीशंस की जरूरत होती है। खैर, तो अब हमारा एम है यहाँ पे, मैं आपसे पूछूं अगर 1 AMU मास एनर्जी में बदलता है, ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग कितनी एनर्जी मुझे मिल जाएगी, या फिर कितनी एनर्जी से 1 AMU मास बनाया जा सकता है थ्योरेटिकली। सो लेट अस फाइंड आउट 1 AMU। 1 AMU बहुत ही छोटा मास है, ठीक है। 1 AMU मास is equivalent to energy से कॉल E नॉट। तो मैं E नॉट निकाल सकता हूं, it will be equal to 1 AMU, you know the number 1.6603 10 to the power minus 27 kilogram into 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। So you get this in the joule. When you multiply, you get the number in the joule. And joule में ये नंबर उतनी काम की नहीं है जितनी ये नंबर किस में काम किया है? आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, सो मैं डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख लूं या फाइंड कर लेना जूल में कितना आता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए मैं किससे और डिवाइड करूंगा? यहाँ पे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 से डिवाइड करूंगा। सो व्हेन आई डू दैट आई गेट दिस एज 931 पॉइंट, एग्जैक्टली लिखूं अगर मैं, देन आई गेट 478 इंटू 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करोगे? You will divide this number by 1.6 into 10 to the power minus 19, and this result will be in electron volt. Okay, so न्यूमेरिकल्स में आप इसे ध्यान रखने वाले हैं 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये नंबर आप ध्यान रखने वाले हैं। ये नंबर कौन सा है आपका? जब 1 AMU मास खत्म हो जाता है, मास का अपना एग्जिस्टेंस खत्म हो गया, वो पूरा किस में कन्वर्ट हो गया? एनर्जी में। तो फिर कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है? 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ए वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ एनर्जी, बट 1 AMU भी बहुत छोटा मास है। ठीक है, तो एग्जांपल में अगर मेरे पास 1 मोल न्यूक्लियाइज है और 1 मोल न्यूक्लियाइज में हर न्यूक्लियाई 1 AMU मास एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, then you will have huge amount of energy from this sample. ओके, और 1 मोल भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। जैसे कार्बन की बात करूं मैं तो 1 मोल लगभग कितने में आ जाता है आपका? 12 ग्राम में। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो न्यूक्लियर एनर्जी जो आपने टर्म सुन रखा है छोटी क्लासेस में, वो यहीं से आता है
कि जो अनस्टेबल न्यूक्लियाइज है वो डिसइंटीग्रेट होते हैं स्टेबल न्यूक्लियाइज में, और उस प्रोसेस में मास लॉस हो जाता है, और मास किस में कन्वर्ट हो जाता है? एनर्जी में। और वही एनर्जी आप अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट करा लेते हैं? इलेक्ट्रिसिटी में, इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। एंड इफ इट इज अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन देन इट बिकम्स ए बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब। ओके, सो खैर आगे बढ़ते हैं अपन। फिलहाल जो हमें बात करनी है ये नंबर आप लोग ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं साइज ऑफ न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस की जो रेडियस है वो किस तरीके से एक रिलेशन लिखा जा सकता है। और वो एक इंपेरिकल रिलेशन है, मतलब एक्सपेरिमेंटली वो निकल के आया है अपने डिफरेंट न्यूक्लियस। रदरफोर्ड हिमसेल्फ गेव साइज ऑफ न्यूक्लियस कि वो 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर के ऑर्डर का है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, उनके बाद फिर और एक्सपेरिमेंट किए गए और उनसे डिफरेंट एटम्स के न्यूक्लियस के साइज पता किए गए, और उनमें और एटॉमिक नंबर में रिलेशन ढूंढने की कोशिश की गई। नॉट इन एटॉमिक नंबर, आई एम सॉरी, मास नंबर में रिलेशन ढूंढने की कोशिश की गई। क्योंकि मास नंबर क्या डिसाइड करता है? आपके नंबर ऑफ न्यूक्लियस। तो जितनी ज्यादा मास नंबर होगी उतना न्यूक्लियस का साइज क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो लिखते हैं साइज ऑफ न्यूक्लियस। So in size of nucleus, it is R is equal to size of nucleus. So radius is given as R naught a to the power 1 by 3. ठीक है, this is the relation. R naught is equal to, R naught is a constant here, which is 1.1 into 10 to the power minus 15 meter. ठीक है, एंड ये बात आप वापस से याद कर लो कि 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर को हम क्या बोलते हैं? 1 फेम्टोमीटर या फिर 1 फर्मी। फर्मी इज यूनिट ऑफ डिस्टेंस, लाइक एंगस्ट्रॉम। 10 टू द पावर माइनस 10 को एंगस्ट्रॉम लिख देते थे और इसे लिखते हैं फर्मी। ओके, अच्छी बात है। ए आपका है एटॉमिक, ए इज मास नंबर, ए इज मास नंबर। ठीक है, अब डेंसिटी की बात कर लें, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। तो हम मानते हैं कि न्यूक्लियस एक स्फीयर है। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, मेरे पास एक न्यूक्लियस है ZX है, Z उसकी एटॉमिक नंबर है और A मास नंबर है। इसकी डेंसिटी कितनी होगी? तो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा? मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो मास कैसे लिख सकते हो आप यहाँ पे? mass of nucleus you can write from your atomic number, so you can write it as A AMU divided by volume. volume कैसे लिखेंगे अपन? 4/3 pi r cube. So rho is equal to A into AMU की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं 1.66 या 67 भी लिख सकते हैं, 10 to the power minus 27। ठीक है, ऐसा यूनिट्स में चले जाएंगे फिर अपन, डिवाइडेड बाई 4/3 पाई, वो हो जाएगी R नॉट की पावर 3 इंटू ए। मैंने ये वैल्यू पुट कर दी, इसका क्यूब कर दिया। ठीक है, तो ए से ए क्या हो जाएगा? कैंसिल। नाउ योर डेंसिटी अब ये किस में निकल के आने वाली है? किलोग्राम पर मीटर क्यूब, क्योंकि मैंने ऐसा ही सिस्टम में इसे कन्वर्ट कर दिया। आर नॉट आपके सामने प्रेजेंट है, 10 टू द पावर माइनस 15 का ऑर्डर का, उसका क्यूब करोगे तो माइनस 45 चला जाएगा, ऊपर जाएगा तो 10 की पावर पॉजिटिव 45 आएगी माइनस 27 के साथ, यू विल गेट a huge density. Yes, so when we do the calculation, density comes out to be 3 into 10 to the power 17, 10 to the power 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, एंड द गुड थिंग अबाउट द डेंसिटी, आई पिक्ड एन आर्बिट्रेरी न्यूक्लियस जिसका मास नंबर कितना है? A। पर आप देखिए डेंसिटी में कोई A का टर्म नहीं आ रहा है, मतलब डेंसिटी सारे न्यूक्लियस की क्या हो गई? सेम हो गई, मीन्स इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर और एटॉमिक नंबर। ओके, आप लिख लीजिए नीचे, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर
ठीक है, एटॉमिक नंबर तो वैसे भी नहीं है उसमें, मतलब इट इज सेम फॉर ऑल न्यूक्लियस, इट इज सेम फॉर ऑल न्यूक्लियस। अब लेट अस हैव ए फील कि ये जो न्यूक्लियस की डेंसिटी हमने निकाली है ये बहुत ज़्यादा किस तरीके से है। तो इसको समझने के लिए यू हैव ए फील ऑफ आयरन। यस, आयरन का आप 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर का एक क्यूब बना लो, यू कैन फील कि वो कितना हैवी है। ठीक है, चलो अब अपन देखते हैं, सपोज मेरे पास एक हाथी है, ओके, या फिर ऐसा करते हैं मैं 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर का एक क्यूब बना लेता हूं जो कि किस मटेरियल से मिलके बना है, जिस मटेरियल से न्यूक्लियस मिलके बना है। ठीक है, 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर, और पता करते हैं कि उसे अगर मैंने एक साइड तराजू के रख दिया तो दूसरी साइड मुझे कितना वजन रखना पड़ेगा उसे बैलेंस करने के लिए। देन यू हैव द फील। ठीक है, तो चलो लेट अस ट्राई। तो एक हाथी का मास कितना होता होगा? एक इंसान का मास होता है लगभग अच्छे हेल्दी इंसान को ले लेता है 100 किलो, बहुत हो गया है ना, लेकिन ले लेते हैं 100 kg। तो हाथी का कितना होता होगा? 1000 तो आराम से होता होगा, है ना। तो चलो एक हाथी का मास अपन 1000 किलोग्राम ले लेते हैं और देखते हैं कितने हाथी लगेंगे मुझे इसके 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर के क्यूब को तराजू पर बैलेंस करने के लिए। लेट्स ट्राई दिस कैलकुलेशन। ओके, सो पहले तो निकाल लेते हैं कि 1 मीटर क्यूब का मास कितना आएगा। फॉरगेट अबाउट मीटर क्यूब, तो बहुत ही हो जाएगा 10⁻17। सेंटीमीटर क्यूब में भी निकालने बैठोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। सो लेट्स डू। मैंने न्यूक्लियस वाले मटेरियल का एक तराजू लिया, ठीक है, और यहां पे 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर का एक न्यूक्लियस वाले मटेरियल का मास रख दिया, और दूसरी साइड मैं बहुत सारे हाथी खड़े करने वाला हूं। ठीक है, ऑलराइट, पता करते हैं इनका कितने हाथी मुझे लगेंगे। इसका 1000 किलोग्राम मास है एक हाथी का। ठीक है, तो इसका मास कितना हो जाएगा? मास ऑफ द सब्सटेंस ऑफ न्यूक्लियस, मैंने 1 सेंटीमीटर साइड का ये क्यूब लिया है सिर्फ, तो मैं लिखूंगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, सो 10⁻⁻2 की पावर 3, so you'll have 3 into 10 to the power 17 into 10 to the power minus 6, so I have 3 into 10 to the power 11 kilogram. ठीक है, so now let us balance it। ये अपना बिल्कुल विदाउट एनी एरर वाला, ठीक है, बीम बैलेंस है, तो एग्जैक्टली सेम मास लगेगा मुझे यहाँ पे। तो नंबर ऑफ हाथी निकालते हैं अपन, n इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻11, तो कितने आ रहा है? 3 इंटू 10⁸ ठीक है, 3 इंटू 10⁸ हो गया आपके पास 3000 लाख। इतने हाथी लगेंगे सिर्फ कितने से क्यूब को बैलेंस करने के लिए? 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर वाले क्यूब को, है ना, तीनों डायमेंशन 1 सेंटीमीटर। सो यू कैन विजुअलाइज इट्स टू डेंस। Then why we don't have that much mass? We have significant volume. That is why it is told that most of the space of atom is empty space. न्यूक्लियस है तो, पर न्यूक्लियस का वॉल्यूम बड़ा छोटा है। ठीक है, वॉल्यूम इतना छोटा है कि मास बहुत छोटा है। किस में आ जाता है मास? AMU में, 10⁻⁻27 किलोग्राम में मास चला जाता है, जबकि डेंसिटी किस ऑर्डर की है? 10⁻17 के ऑर्डर की है। तो आप सोचो जगह कितनी लेता होगा न्यूक्लियस? very small. Okay, so I think you get a feel how big is the density, so how small is the size of nucleus in reality, because mass किस ऑर्डर का है न्यूक्लियस का? किसी भी यूनिट देखेंगे अपन तो वो एटॉमिक मास यूनिट में आएगा। वेल तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कहानी आगे बढ़ाते हैं, और एक क्वेश्चन लिख लेते हैं छोटा सा। लिखिए, calculate radius of germanium 70 उसकी मास नंबर है। अब मैंने जब सिंबल लिख दिया, अगर मैंने जर्मेनियम बोल दिया आपके लिए, इसका मतलब क्या फिक्स हो गया वहां पे? आपका Z तो फिक्स ही हो गया। ठीक है,
तो फिर 70। चलो इसका पता कितना होगा रेडियस। तो क्या फॉर्मूला है, r इज इक्वल टू आर नॉट ए टू द पावर 1/3। आर नॉट इज 1.1 इंटू 10 टू द पावर -15 इंटू 70 की पावर 1/3। तो अपने को 70 का क्यूब रूट चाहिए, ठीक है। तो 5 का तो क्यूब 125 हो जाता है, 3 का कितना होता है क्यूब 27 है ना, 4 64 है ना, 4 से थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। तो मैं देख लेता हूँ, आप गैस कर सकते हैं, यहाँ पे इतना कुछ बड़ी चीज नहीं है। तो एग्जैक्टली 4.12 निकलता है। तो 1.1 इंटू 10 टू द पावर -15 4.12 and when you multiply you get your answer as 4.51 for me, ठीक है। पूरा ही लिख दो। चलो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी of interaction due to electric repulsion between two nuclei, electric repulsion between two nuclei of C12। when I say C12 C14 तो मतलब 12 14 डेफिनेटली क्या है, वहां पे मास नंबर्स हैं। ये आदत बनाओ अभी ये समझने की, ठीक है। तो repulsion between two nuclei of C12 when they touch each other's surface, when they touch each other's surface। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सिंपल सा ही है। C12 के न्यूक्लियाइस एक दूसरे को टच कर रहे हैं और उनकी मुझे चाहिए रिपल्शन की पोटेंशियल एनर्जी। तो उनको अपन एक स्फीयर ट्रीट कर लेंगे, तो काफी जूम करके समझ रहे हैं अपन इसे। तो आपको पता है बाहरी दुनिया के लिए एक स्फीयर के चार्ज को कहाँ माना जा सकता है, उसके सेंटर पे। वी आर एज्यूमिंग इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, जो चार्ज है इसके अंदर, सो इट इज C12। आपको पता होना चाहिए C का Z कितना होता है 6, सो इट इज बेसिकली 6C12। तो इसके पास चार्ज कितना होगा, दोनों के पास Q1 6C और Q2 वो भी क्या है 6C, क्योंकि Z डिफाइंस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यस। तो इतना चार्ज आ गया। अब मान लो इसके न्यूक्लियस की रेडियस RnR है, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी इंटरेक्शन की, 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 2R द सेपरेशन, ठीक है। सो आई राइट द नंबर्स। अच्छा, नंबर से पहले आपको रेडियस निकालनी पड़ेगी इसकी। तो रेडियस कैसे निकालेंगे, जो फॉर्मूला है अपना r इज इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3। तो आप लिखोगे r इज इक्वल टू 1.1 10 टू द पावर -15 इंटू 12 की पावर 1/3। तो 2 पॉइंट समथिंग मिलेगा आपको 12 का क्यूब रूट। तो ये रेडियस जब आप फाइंड करते हैं एंड देन इट कम्स आउट टू बी 2.52 इंटू 10 टू द पावर -15 फॉर्मी को शॉर्ट फॉर्म में FM लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब अपन इसे सॉल्व करेंगे देन हाउ मच विल यू गेट, जब आप यहाँ पे पुट करेंगे तो यू विल हैव 6 E का स्क्वायर, E की वैल्यू पुट कर लेते हैं अपन, इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अच्छा साथ में कौन चलेगा आपका 1/4πε0, तो इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और डिवाइड कर रहे हैं अपन ट्वाइस ऑफ द रेडियस विच इज 2.52। अच्छा मैंने -15 ऑलरेडी लिख दिया है, तो फिर मीटर ले लो, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर -15। तो ये जो एनर्जी है आपको किस में मिल जाएगी, जूल में, ठीक है। सारी यूनिट्स आपने जूल में रखी हुई है, तो जूल में तो ये बहुत छोटा सा नंबर दिखेगा आपको, ठीक है, बट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दे रहा हूं मैं इसे। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए आपको किससे और डिवाइड करना रहेगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। तो अब जूल में से कैलकुलेट करते हैं तो आती है 1.64 इंटू 10 टू द पावर -12 जूल। एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए
जब हम निकालेंगे तो इट विल बी 10.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इट कम्स आउट टू बी। ठीक है, तो ये था इंट्रोडक्शन, बेसिक न्यूक्लियस क्या होता है, उसका साइज कैसे निकालते हैं, रिप्रेजेंटेशन क्या है, डिफरेंट पार्टिकल्स जिससे मिलकर न्यूक्लियस बना है। तो बिल्कुल बेसिक पार्ट था न्यूक्लियस का। अब बात करते हैं न्यूक्लियस स्टेबिलिटी के बारे में, एंड नेमली मास डिफेक्ट। तो अभी हेडिंग लिखिएगा, मास डिफेक्ट। और यहां पे आपको याद क्या क्या रखना है, अगर मैं फॉर्मूलेस की बात करूं अभी तक, तो आपको एक रेडियस का फॉर्मूला याद रखना है, आर इक्वल टू आर नॉट ए टू द पावर 1/3। आपको 1 एएमयू के करस्पॉन्डिंग एनर्जी जो मिलेगी वो याद रखना है, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, एंड आपको चार्ज और प्रोटॉन वैसे ही पता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन जैसा आपको याद है वही याद रखें, 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 किलोग्राम, इट्स परफेक्ट। और जो मास डिफेक्ट में कैलकुलेशन में जरूरत पड़ेगा वो डेसिमल के 4-5 प्लेस तक वो आपको दिया जाएगा। सो लेट्स सी मास डिफेक्ट। व्हाट इज मास डिफेक्ट? फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरे पास एक न्यूक्लियस है या कोई भी एटम उठा लिया मैंने, ठीक है, सपोज आई हैव एटम, दिस एक्स एटम, और इसका न्यूक्लियर रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा आपका ZXA। अब मैं इसके न्यूक्लियस का मास निकालना चाहता हूं, तो मैं न्यूक्लियस का मास दो तरीके से निकाल सकता हूं। ठीक है, जैसे मैं आपको एक उदाहरण से समझाऊं कि मुझे एक परिवार की इनकम निकालनी है। ठीक है, परिवार की इनकम निकालनी है, तो मैं कैसे निकाल सकता हूं इनकम परिवार की? मैं देखूंगा कि उस परिवार में कितने लोग काम करते हैं या बिजनेस करते हैं, वटेवर। ठीक है, और वो सपोज मुझे वीकली इनकम निकालनी है, एक सप्ताह की निकालनी है, तो मैं देखूंगा 7 दिन में हर इंडिविजुअल कितना कितना कमा रहा है और उसे ऐड कर दूंगा, तो मेरी एक इनकम आ जानी चाहिए फैमिली की। दूसरी तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है उस फैमिली की इनकम निकालने का? यार मेरा ये एग्जांपल सही से फिट नहीं हुआ, मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई करता हूं अपने इस कॉन्टेक्स्ट में। इनकम नहीं निकालते अपन, अपन सेविंग्स निकालते हैं, इनके पास बच कितना रहा है। ठीक है, तो फिर मैं जस्टिफाई कर पाऊंगा ये मास इफेक्ट को। सेविंग्स निकालते हैं, तो चलो सेविंग मैं कैसे निकाल सकता हूं कि हर मेंबर को मैंने उठाया, मैंने देखा कि ये कितना कमाता है कितना खर्च करता है, कितना कमाता है कितना खर्च करता है, कितना कमाता है कितना खर्च करता है, इंडिविजुअल का। तो मैंने इंडिविजुअल की सेविंग्स निकाल के जोड़ दी। हो सकता है ऐसे डिपेंडेंट्स भी होंगे जो कुछ कमाते नहीं है, सिर्फ खर्च करते हैं, तो ठीक है, उनकी नेगेटिव में जाएगी सेविंग्स। तो ओवरऑल मेरी फैमिली की सेविंग्स निकल के आ गई, उस परिवार की जितनी भी है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा है मैंने टोटल इनकम लिख ली उस फैमिली की, सबकी इनकम देख ली कितनी है, फैमिली की टोटल इनकम कितनी है, टोटल एक्सपेंडिचर निकाल लिया, है ना, और दोनों को क्या कर दिया माइनस, वहां से भी मेरी फैमिली की सेविंग्स आ जाएंगी। समझ में आ रहा है? ओके, मुद्दा यह है कि न्यूक्लियस के साथ अगर मैं ऐसा करता हूं तो ये दोनों नंबर डिफरेंट आ जाती है। हानि तो नहीं चाहिए रियलिटी में, है ना, काम तो वही कर रहा है ना अपन। ओके, बात करेंगे क्यों आ जाती है, मतलब क्या। मैं न्यूक्लियस का मास दो तरीके से निकालता हूं, एक बार उसका मास इंडिविजुअल न्यूक्लियंस के मास को जोड़ के निकालता हूं, और दूसरी बार एटम के मास में से इलेक्ट्रॉन के मास को सब्ट्रैक्ट करके निकालता हूं। फर्क नहीं पड़ना चाहिए था। यस, देखिए, तो मास ऑफ न्यूक्लियस, सो मास ऑफ न्यूक्लियस मैं निकालने वाला हूं, पहला मेथड, इसे मैं एम एक्सपेक्टेड लिख रहा हूं। ये कैसे निकाल रहा हूं मैं? Z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस Z इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। मैंने सही किया है ना, जितने प्रोटॉन है उतने प्रोटॉन का मास लिख दिया, प्लस जितने न्यूट्रॉन है उतने न्यूट्रॉन का मास लिख दिया।
ये एक्सपेक्टेड है भाई, सिंपल सा तरीका, मैंने हर इंडिविजुअल की सेविंग ऐड कर दी। ओके, दूसरा जो ऑब्जर्व्ड है, मतलब मेरे पास डिफरेंट मेथड्स हैं हालांकि, लेकिन मैं बोलूँ कि अगर आप एक न्यूक्लियस को तराजू पर रख के देखें कि कितना मास है, वो ऑब्जर्व्ड मास है, ठीक है। सो एम ऑब्जर्व्ड, और ये ऑब्जर्व्ड कैसे निकालते हैं, ये निकालते हैं अपन मास ऑफ एटम माइनस z इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, वेल होना ये चाहिए था कि ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है और ऑब्जर्व्ड वैल्यू दोनों सेम आनी चाहिए थी, बट इन रियलिटी this observed value is less than expected value, ठीक है। and the difference of these two is called mass defect. So mass defect delta m we write is equal to mass expected minus mass observed किसी भी न्यूक्लियस के लिए, ठीक है। तो मास एक्सपेक्टेड आपके सामने लिखा हुआ है z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस a माइनस z मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ एटम माइनस z टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो आप फॉर्मूला देख रहे हैं, ये फॉर्मूला होगा क्या फाइंड करने का, मास डिफेक्ट। इसे आपको याद करना पड़ेगा। मतलब जब ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, न्यूक्लियस के अंदर नहीं, न्यूक्लियस के बाहर, तो उनके कुछ मासेस होते हैं। पर जब वो न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं एक दूसरे के पास आके, सी न्यूक्लियर फॉर्मेशन इज नॉट ए इजी प्रोसेस। प्रोटॉन एंड प्रोटॉन क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। सो अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर or you say tremendous temperature, they may gain that much thermal energy so that they move towards each other and they come closer, as closer कि उनके बीच का separation किस ऑर्डर का आ जाए, 10 to the power minus 15 मीटर के ऑर्डर का। Then a new force comes into the picture that is called the nuclear force. Okay, then and it this nuclear force is stronger than the electrostatic repulsion which between the protons. Then they come together and bind as a body, a single body called nucleus. Okay, and in this process of these force interactions, जिसमें कि protons और neutron पास आके nucleus बना लेते हैं, some energy is released. Okay, some energy is released. That energy is called the binding energy of the nucleus. अब न्यूक्लियस एक बाइंडिंग सिस्टम है भाई, हाइड्रोजन पता नहीं कब से एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। पता किया जा सकता है कि ये चीजें कहां से स्टार्ट हुई है, पर देयर आर एरर्स इन दोस कैलकुलेशंस, बट एनीवे यू गेट एन आइडिया। तो ये बहुत बहुत टाइम से एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब ये स्टेबल तो है, ऐसा तो नहीं है कि ये अनस्टेबल है। और स्टेबल अगर कोई भी सब्सटेंस है तो इसमें कौन से, और वो बाइंडिंग है नेचर का है, तो उसमें कौन से फोर्सेस ही डोमिनेटिंग होने चाहिए, अट्रैक्शन के फोर्सेस। और उस की जो टोटल एनर्जी की बात करूं, जो प्रोसेस में जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब नहीं होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, रिलीज होनी चाहिए, तभी तो वो स्टेबल है। Are you getting my point? Okay, so basically ये दिखा रहा है मुझे, अब ये आइंस्टाइन की जो मास एनर्जी इक्विवेलेंस है उसको प्रूफ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि आइंस्टाइन ने बोला कि मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। और यहाँ यही तो हो रहा है कि जब न्यूक्लियस फॉर्म हो रहा है तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है, तभी तो न्यूक्लियर फ्यूजन नाम की एक रिएक्शन है। फ्यूजन मतलब जुड़ जाना, दो छोटे छोटे न्यूक्लियाइज जब हम उन्हें बहुत हाई टेम्परेचर पे पहुंचा देते हैं तो उनके पास इतनी थर्मल एनर्जी आ जाती है कि वो टकराते हैं, और इतना टकराते हैं कि उनके बीच का सेपरेशन -15 का ऑर्डर का आ जाए, -15 मीटर के ऑर्डर का। देन दे कैन फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म ए लार्ज न्यूक्लियस, एंड इन दिस प्रोसेस आल्सो एनर्जी इज रिलीज्ड। So that shows कि when protons and neutrons would have come together to form this nucleus under the conditions, and these things push you towards the origin of universe when these nuclei were formed first. तो definitely वहां पे क्या होना चाहिए, there should be very high temperature and pressure which Big Bang talks about anyway, but हम उसमें बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। आपको इंटरेस्ट है तो आप एस्ट्रोफिजिक्स ले सकते हैं और आगे इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं, but anyway let's return back here.
सो ये मास डिफेक्ट क्यों आ रहा है, कैसे समझाया जा सकता है कि ये जितना मास में कमी आ रही है, दिस डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी. ओके, सो लेट्स राइट बाइंडिंग एनर्जी. And these things were not easy to accept. Okay, classical theories tells that mass cannot be converted into energy. Mass is mass. We use mass conservation principles in chemical reactions, isn't it? You balance the chemical reaction based on the mass conservation and charge conservation. और redox reactions आपने chemistry में देखी होंगी, but in nuclear mass conserve नहीं है और ये इतना easy fact नहीं है digest करने के लिए. ठीक है, तो काफी ओवर ऑलमोस्ट इट टुक 100 years ये चीजें रदरफोर्ड के टाइम से स्टार्ट हुई, फिर आइंस्टाइन और बहुत सारे साइंटिस्ट हैं इन द सीक्वेंस जो इस पे काम कर रहे हैं. ठीक है, और आज भी हम लार्ज पार्टिकल कोलाइडर्स हमने फॉर्म किए हैं जिनमें हम हाई एनर्जी से पार्टिकल्स को कोलाइड कराते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या एनर्जी कैसे रिलीज हो रही है. एंड न्यूक्लियर एनर्जी से तो हम काफी फेमिलियर हो चुके हैं और न्यूक्लियर रिएक्टर्स की कहानी बहुत पुरानी नहीं है. वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से न्यूक्लियर रिएक्टर्स की कहानियां चालू हुई हैं, है ना. सो एनीवे, लेट्स राइट द हेडिंग ऑफ बाइंडिंग एनर्जी. लिखिए, it is the minimum energy required it is the minimum energy required to break a nucleus into its nucleons. या फिर दूसरे तरीके से कैसे डिफाइन कर सकते हैं, लिखिए, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड. ये दूसरा डेफिनेशन, दूसरा तरीका है बोलने का. ठीक है, उसमें कंबाइन मत करना. इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस by its constituent nucleons by bringing them from infinite separation ओके, सिंपल है. अब मान लो कि प्रोटॉन, सपोज मुझे हीलियम बनाना है, फॉर एग्जांपल आई नीड 2 protons and 2 neutrons. Now you will feel that world around us is made of the same things, but see how different it is. You know, everything you see around has very different properties, and if you dig deep in the fundamentals, then what you get proton, electron and neutron. Just अब मानो आपके पास 3 buckets है, एक में इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, एक में प्रोटॉन और एक में न्यूट्रॉन, and you are the god, and what you will do, you will pick some protons, some neutrons, fuse, make nucleus, put some electrons which are revolving around the nucleus. You made an atom. Now put the atom, made the molecules, and design anything in this universe. Are you getting or not? And we are still digging inside that. Are they the elementary particles? इनके अंदर कुछ नहीं है. And अगर आप आज के साइंस में जाएंगे, इट सेज देयर आर ट्रेमेंडस ऑफ पार्टिकल्स जिनसे मिलके माना जा सकता है कि कौन बने हैं, these fundamental particles. But at our level we consider that electron, proton, neutron are elementary particles for us. Is that clear? Okay, anyway, so story is, तो सिंपल सी बात है कि छोटी चीजें और उनके छोटे स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस एक लार्ज स्केल पे बहुत डिफरेंट प्रॉपर्टीज पसेस करते हैं. ठीक है, आप सोचिए, आपके हाथ में एक स्ट्रेंथ है, आप कुछ उठा सकते हैं. एट द एंड आपका हाथ है क्या? अगर मेरे पास इतना सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट हो कि मैं न्यूक्लियस तक देख लूं, तो मुझे क्या दिखेगा इसके अंदर? अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस
a lot of electrons, a lot of neutrons, protons, just arranged in a certain fashion, and this certain amount of attraction is there between those individual atoms, and all together they are making this body which can lift a significant amount of mass. Are you getting my point? Okay, so इस तरीके से ये चीजें हैं यहाँ पे, और यहाँ पे साइंस की सारी बाउंड्रीज कोलैप्स हो जाते हैं व्हेन यू टॉक अबाउट न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, वेदर इट इज माइंड, साइकोलॉजी, मेडिकल, जूलॉजी, जो भी हमने इंसानों ने खुद डिविजन्स कर रखे हैं इसमें, दे ऑल कोलैप्स. ओके, तो लेट्स कंट्रोल अवर एक्साइटमेंट एंड मूव फॉरवर्ड. चलिए बात कर लेते हैं अपन स्टेबिलिटी की बारे में. तो डेफिनेटली ये आप केमिस्ट्री में बहुत पढ़ते रहे हैं कि जिसके फॉर्मेशन में जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाएगी भाई, वो एनर्जेटिकली उतना स्टेबल हो जाएगा, इजंट इट? सो क्योंकि उल्टा है, उसको तोड़ने के लिए उतनी ज्यादा क्या देनी पड़ेगी आपको? एनर्जी देनी पड़ेगी. ठीक है, तो अब मुद्दा उठता है, क्या बाइंडिंग एनर्जी जिसकी ज्यादा होगी वो ज्यादा स्टेबल है? तो स्टेबिलिटी में एक रोल आता है आपके रिपल्शन बिटवीन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन. है तो ना रिपल्शन प्रोटॉन में. ऐसे न्यूक्लियस में बहुत सारे प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन कम है. हो सकता है ऐसे न्यूक्लियस, यस, उनके साथ कुछ अलग परेशानियां हैं. ऐसे न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन बहुत है, प्रोटॉन कम है, उनके साथ कुछ अलग परेशानियां, कुछ अलग फेवर है. हम उतनी डिटेल में नहीं जाना है हमें, है ना, कि उनके न्यूक्लियर फोर्सेस या स्पिन क्वांटम नंबर्स किस तरीके से चेंज होती है. सो देयर इज अ लॉट इन द न्यूक्लियर फिजिक्स, बट हमें सिर्फ ये मान लो कि आप न्यूक्लियर फिजिक्स का पहला चैप्टर एक्सप्लोर कर रहे हो. Okay, in this, just the basic. Anyway, so stability सिर्फ और सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी के टर्म्स में नहीं बताई जा सकती, क्योंकि जितने ज्यादा न्यूक्लियन से कोई न्यूक्लियस बना होगा उसमें बाइंडिंग एनर्जी उतनी ज्यादा रिलीज होगी. क्या आप एक फैमिली की प्रॉस्पेरसनेस उसकी टोटल इनकम से पता कर सकते हैं? जी नहीं, आपको पता करनी पड़ेगी इनकम पर मेंबर. अरे हाँ, है ना, भारत देश की जीडीपी देखोगे आप तो बहुत है, बहुत है, बहुत सारे heavily developed, मतलब जिनमें कि different index of life, you know, happiness index और development index, टेक्नोलॉजी को लेके ये सब इंडिया से ऊपर है, पर जीडीपी उनकी इंडिया से कम है. पर जब हम इंडिया की जीडीपी को इंडिया की पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तो हमें रियलिटी समझ आती है. ओके, उसमें भी रियलिटी और खराब हो जाती है जब हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट इकोनॉमी की बात करते हैं. मैंने अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दूं फिर भी भारत के हर व्यक्ति के पास लगता है अच्छा ठीक है यार, ये जिंदा तो रह सकता है. बट जब हम देखते हैं कि आई नीड टू पुट 95% वेल्थ टू द 5% इंडिविजुअल्स इन द पॉपुलेशन एंड 5% टू द 95% इंडिविजुअल्स इन द पॉपुलेशन, फिर पता चलता है अरे भाई ये तो मर जाएगा. ओके, सो रियलिटी इज नॉट डिसाइडेड बाय द ओवरऑल एक्यूमुलेशन. सेम हियर. तो ऐसे न्यूक्लियाइज जिनके पास ज्यादा न्यूक्लियॉन्स हैं, वो न्यूक्लियाइज डेफिनेटली ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी रखेंगे भाई, है ना. उनमें जितने ज्यादा न्यूक्लियस पास आएंगे उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी. पर क्या वो बहुत स्टेबल है? नो. एक्सपेरिमेंट्स बोलते हैं नहीं. तो स्टेबिलिटी के लिए क्या करना पड़ेगा? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालनी पड़ेगी कि एक न्यूक्लियन के रेस्पेक्ट में कितनी बाइंडिंग एनर्जी है. तो लिख लीजिए, द न्यूक्लिया इज हैविंग, एज ए नोट भी लिख सकते हो आप, न्यूक्लिया इज हैविंग more binding energy per nucleon. Underline that, per nucleon. Okay, more binding energy per nucleon are more stable, are more stable. ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे, बताओ मुझे कि इसमें से कौन ज्यादा स्टेबल है. और क्वेश्चन ये है, आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है. तो मेरे पास 3 न्यूक्लियाइज हैं, नेमली पी, क्यू, आर, ये इनके नाम हैं. इनके मास नंबर आपको दिए गए हैं. तो इसका मास नंबर है 10, इसका मास नंबर है 5 और इसका मास नंबर है 6. आप मास नंबर से किसे नहीं पहचान सकते? एटम को नहीं पहचान सकते. ठीक है, एटम कहां से पहचाना जाएगा? एटॉमिक नंबर से. फिर उनकी बाइंडिंग एनर्जी दे रहा हूं मैं, और ये बाइंडिंग एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है. इतना तो आप समझ लो कि बाइंडिंग एनर्जी किस में आने वाली है? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. क्यों मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी? क्योंकि ये डिफरेंसेस
किस ऑर्डर के आने वाले हैं, एएमयू के ऑर्डर के। और एएमयू के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है वो किस में आती है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मान लो अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में कन्वर्ट होगी तो ये कौन सी रेज बनाएगी, एक्सरे से भी ज्यादा एनर्जेटिक गामा रेज। तो न्यूक्लियर इंटरेक्शन में जो रेडिएशन एमिट होंगी वो कौन सी रहेंगी, गामा रेज। दैट्स व्हाई दे आर मोर डेंजरस, है ना। एक्सरे डेंजरस है हमारे लिए, तो गामा रे तो और ज्यादा डेंजरस है, उसका फोटोन बहुत एनर्जी रखता है। ठीक है, अब देखो, और सन से आने वाली हमारी जो ओजोन लेयर है वो यूवी को भी नहीं आने देती, है ना। ओजोन डिप्लीशन को लेके बहुत डिस्कशंस होते हैं, है ना, कि कैंसर हो जाता है लॉन्ग रन में। तो सोचो गामा रे से क्या होगा। तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 100, देन 60, देन 66। ठीक है, तो एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन, रेडिएशंस हार्मफुल है हमारे लिए या फिर ऐसे रेडिएशंस जिनके फोटोन की एनर्जी ज्यादा है वो हार्मफुल है। डेफिनेटली ऐसे रेडिएशन जिनके फोटोन की एनर्जी, क्योंकि थर्मल रेडिएशन से तो अर्थ भरी पड़ी है, अर्थ की कोर इतनी हाई टेम्परेचर पे है कि ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशंस आर देयर, बट वी आर डिजाइन्ड फॉर दैट ओनली। ओके, वेल, तो अगर मोटा मोटी तौर पर देखें अपन जीडीपी वाले कॉन्सेप्ट से, तो सबसे स्टेबल कौन आ रहा है, पी, और फिर आर, और फिर क्यू। बट जबकि वो गलत हो जाएगा, पर हमें देखना किससे होगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से। तो ए क्या बताती है आपको, ए इज नंबर ऑफ न्यूक्लियस, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मतलब आपको एक और लिस्ट बना लेनी चाहिए यहाँ पे, बीई बाई ए, तो आप डिसाइड कर पाओगे। तो व्हाट इज बीई बाई ए, हियर इट इज 100 बाई 10, so it is 10, 60 by 5, so it is 12, 66 by 6, so it is 11. Now the result is very different. जो सबसे ज्यादा स्टेबल लग रहा था वो लीस्ट स्टेबल है। सो आप लिख देंगे यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर, क्या आ जाएगा आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर, दिस क्यू इज द मोस्ट स्टेबल, देन आर एंड देन पी। ओके, अच्छी बात है। चलो एक और क्वेश्चन लिखते हैं, लिखिए। देखिए, 3 स्टेबल आइसोटोप्स ऑफ नियॉन, है ना, आइडियल गैस है ये। 3 स्टेबल आइसोटोप्स ऑफ नियॉन, नेमली नियॉन 20, यहां लिख दे रहा हूं मैं, नियॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 10 होता है, नियॉन 20, देन नियॉन 21 एंड नियॉन 22, 21 एंड नियॉन 22। ये 3 आइसोटोप्स हैं, have respective abundances, abundances मतलब मात्रा, quantity, respective abundances of 90.51 of 90.51%, comma 0.27% and 9.22, 9.22 आप ऐड करेंगे तो ये 100 आना चाहिए। देखो 7 और 2 9 और 1 10, 2 और 2 4 और 5 9 और 1 10, बिल्कुल। तो ठीक है, ये मान लो आपने नियॉन 1 किलोग्राम नियॉन ले लिया, 1 किलोग्राम बहुत हो जाएगा, है ना, लेकिन चलो 1 ग्राम नियॉन ले लिया। उस 1 ग्राम नियॉन में से आप पता कर सकते हैं कि कितना ग्राम किसका कंट्रीब्यूशन होगा। ओके, दिस इज परसेंटेज। जैसे एयर में बात करते हैं अपन, है ना, कि ऑक्सीजन 21% है, बाकी नाइट्रोजन है और बची हुई गैसेस हैं, लाइक दैट। तो मेरा सवाल है यहाँ पे, इनके एटॉमिक मासेस आपको दिए गए, लिखिए एटॉमिक मासेस ऑफ these isotopes are 19.99 AMU। अब AMU को इन शॉर्ट U लिखते हैं, ठीक है, आपको न्यूमेरिकल्स में लिखा हुआ दिख जाएगा AMU, इसे सिर्फ क्या लिखते हैं, U। जैसे आपको 99U लिख दिया, मतलब वो क्या है, 99 AMU। ओके, तो मैंने आपको डेटा दिया है अभी, atomic masses of these isotopes are 19.99 U, 20.99 U and 22.00 U respectively।
find average atomic mass of neon. एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नियॉन. तो मैं नंबर लिख दूं यहां पे. सो दिस इज, इसके लिए है मेरे पास 19.99 U. दिस इज 20.99 U एंड दिस इज 22. तो जानबूझ के मैं यहाँ पे आपको नंबर्स फालतू दे रहा हूँ. 19 को मैं 20 भी दे सकता था, पर इस टाइप की नंबर्स न्यूक्लियर फिजिक्स में मिलती है, तो यू शुड हैव ए प्रैक्टिस टू मल्टीप्लाई एंड ऐड. मेरी तरह मत करना है ना कि जब आप लेक्चर देख रहे हो तो मैंने जो आंसर लिख दिया वो लिख दिया. यू शुड डू द कैलकुलेशन, गिव टाइम टू दैट, ट्रेन योर माइंड फॉर दैट. ओ, तो बहुत इजी है, कुछ खास नहीं है, सिंपल सी बात. जितना कंट्रीब्यूशन है उससे मल्टीप्लाई करते जाएंगे, टोटल से डिवाइड कर देंगे. ठीक है. तो एवरेज एटॉमिक मास. ये पूछ रहे हो भाई ए क्या लिख दूं मैं, 20 लिखूं, 21 लिखूं, 22 लिखूं, क्या लिख दूं? आप एवरेज ए की वैल्यू बता दो मुझे. दिस इज व्हाट इट इज आस्किंग. ठीक है. तो देखो एक चीज देखो आप, 19.99 नियरेस्ट इंटीजर 20, 20.99 नियरेस्ट इंटीजर, इसलिए मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं बोला आपको, है ना. 21, 20.00, 22. तो ऑलमोस्ट जो मास नंबर है वही उनका क्या है, मास भी है. तो परसेंटेज बेसिस पे दिएगा या आपको इनके परसेंटेज कितने कितने दिए हुए थे मिटा दिया मैंने. तो इट वाज 90.15, इसका था 90.51%, फिर इसका था 0.27% और इसका था 9.22%. तो सिंपल है. अब मान लो कि आपने ओवरऑल 100 क्वांटिटी पिक की है नियॉन की, तो उसमें ये कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 90.51 मल्टीप्लाइड विथ 19.99 U प्लस 0.27 इंटू 20.99 U प्लस 9.22 into 22.00 U divided by summation of all these percentage which will anyway be 100. क्या करोगे आप, इन सबको ऐड करोगे, 90.51, 0.27, 9.22. ठीक है. तो इसको सॉल्व करोगे और फिर आप आंसर निकालोगे. तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, यू विल हैव 20.18 U. तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, सिंपल सी चीजें हैं ये. चलो अगला सवाल. देखिए, a nucleus has binding energy of 100 mega electron volt. It's the next question. A nucleus has binding energy of 100 mega electron volt. If it further releases energy of 10 mega electron volt, then what is the new binding energy of final nucleus? New binding energy of final nucleus. तो आपको ऑप्शन दे रहा हूं मैं, 90 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 110 and Dali, none of these. क्वेश्चन क्लियर है. एक न्यूक्लियस है, उसकी बाइंडिंग एनर्जी है 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और वो 10 और रिलीज कर देता है, 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो जो नया न्यूक्लियस बनेगा वो कितनी बाइंडिंग एनर्जी रखेगा? अगर आपने कॉन्सेप्ट पर ध्यान दिया है तो आप बिंदास आंसर कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के. क्या थी बाइंडिंग एनर्जी? बाइंडिंग एनर्जी थी न्यूक्लियस बनने की प्रोसेस में कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, यही थी. तो भाई किसी न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, 100, मतलब उस न्यूक्लियस के बनने में 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिलीज हुई है और इसके बाद अगले स्टेप में 10 और रिलीज होकर नया न्यूक्लियस बन रहा है. तो स्टार्टिंग से लेकर नए न्यूक्लियस तक टोटल कितनी रिलीज हुई है, 110.
तो इसलिए बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी इस नए न्यूक्लियस की? 110। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। लॉजिक में क्या लिख लोगे कि बाइंडिंग एनर्जी इज द एनर्जी विच इज रिलीज इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियंस, फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियंस। तो कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियन से पुराना न्यूक्लियस बनने में 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट खर्च हुई है या रिलीज हुई है, और उसके बाद और फर्दर में 10 हुई है, तो टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट से इस न्यूक्लियाई तक जाने में 110 रिलीज हुई है, इसलिए उसकी बाइंडिंग एनर्जी 110 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो चलिए इस पार्ट में इतना ही रख लेते हैं अपन, और इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। थैंक यू।